हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन दास। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी के बारे में, या एमएचएन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग या फिर साइकेट्रिक का यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी कहते किसको है, व्हाट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी का क्या क्या यूज है और क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी या कितने टाइप से दिए जाते हैं और कहां कहां पर हम इलेक्ट्रोड्स को लगाते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। साथ ही कॉम्प्लिकेशन और एडवर्स इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में मैं आज डीपली से बात करने वाला हूं। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप लास्ट तक बने रहें। अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। इंट्रोडक्शन में बोला गया इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी फॉर्मली नोन एज द इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी को ही इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी बोलते हैं, यानी ईएसटी। ईएसटी बोलो या फिर ईसीटी बोलो, दोनों ही क्या सेम है। बात करते हैं, इट इज अ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इन विच सीजर्स आर इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड इन पेशेंट। इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकली या जो पेशेंट है उनमें शॉक दिया जाता है, जिससे क्या हो, जो साइकेट्रिक पेशेंट हो वो नॉर्मली कंडीशन में आए और वो कुछ रिप्लाई दे पाए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को इंड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, हम लोग सीजर्स उनमें देते हैं। ECT discovered by the Ugo Serralati and the Lucio Bini in Rome in 1938। जो ECT है वह डिस्कवर्ड किया गया यूगो सरलेटी के द्वारा एंड ल्यूसियो बीनी के द्वारा। ये रोम में किया गया था, 1938 ईस्वी में किया गया था। बात करते हैं ECT के पहले क्या किया जाता था, वाइट इंड्यूस्ड थेरेपी के द्वारा जिसको ट्रीट किया जाता था साइकेट्रिक पेशेंट को, तो वो किनके द्वारा खोज किया गया था, तो ये मेट्राजोल इंड्यूस्ड कन्वर्जन। क्या है, मेट्राजोल इंड्यूस्ड कन्वर्जन डिस्कवर्ड इन द बुद्धा पेस्ट बाय द लेडीज स्लाव वोन मेडुना इन 1934। 1934 में जो बुधापेस्ट में लेडी शॉल वॉन मेडुना के द्वारा ये जो मेट्राजोल इंड्यूस्ड कन्वर्जन थेरेपी या डिस्कवर्ड किया गया था, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक कन्वर्जन थेरेपी या इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी के पहले इसका यूज किया जाता था। बात करते हैं कि जब ईसीटी देते हैं तो पर्सन में कौन से सीजर्स को हम इंड्यूस्ड करते हैं। तो जब भी हम ईसीटी देते हैं तो ग्रैंड माल सीजर या फिर टोनिक क्लोनिक सीजर इज इंड्यूस्ड ड्यूरिंग ईसीटी। ईसीटी के दौरान में हम लोग टोनिक क्लोनिक सीजर बोल सकते हैं या फिर उसी को ग्रैंड माल सीजर के नाम से बोलते हैं। टोनिक क्लोनिक, इसको जब ऐसा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, टोनिक क्लोनिक सीजर्स बोलते हैं। मैं आगे में बात करूंगा कि किस तरह से इंडक्शन हम प्राप्त कर सकते हैं कि जो हम लोग ईसीटी दिए हैं वो सही में काम कर रहा या नहीं कर रहा, या कैसे समझेंगे कि अब वर्क किया फिर देंगे तो और अच्छा रिप्लाई होगा। तो इन सभी के बारे में मैं कैसे चेक करते हैं, इन सभी के बारे में आगे बात करूंगा। तो प्लीज आप लास्ट तक देखें, मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो से आपको नया नया चीज सीखने का आपको मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ पैरामीटर्स के बारे में जो कि ईसीटी के लिए बहुत ही जरूरी है और से हम लोगों को भी ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो ईसीटी देते हैं उसमें करंट कितना फ्लो करता है, तो 70 से 130 वोल्ट तक फ्लो हम लोग देते हैं। अगर रेंज में रहेगा तो 70 टू 130 उसे हम टिक लगाएंगे। अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो 110 वोल्ट हम लोग देते हैं, न 70 से कम देते हैं और न ही 130 वोल्ट से ज्यादा देते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि 70 से 130 वोल्ट हम लोग देते हैं। सेकंड बात करते हैं करंट फ्लो रेट। जो करंट का जो फ्लो रहेगा वो कितना रहेगा, तो 200 से 1600 मिली एम्पियर पर सेकंड रहेंगे। अब बात करते हैं करंट फ्लो ड्यूरेशन, कि ड्यूरेशन कितना देर तक रहेगा। जो आप ईसीटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी दे रहे हैं, वो कितना देर तक, कितना टाइम तक उसके बॉडी में सटाए हुए रखेंगे, तो कितना 0.5 से लेकर 1 सेकंड तक
हम लोग क्या करते हैं, उस करंट को हम लोग देते हैं। बात करते हैं सीजर ड्यूरेशन के बारे में कि जो सीजर ड्यूरेशन है वो कम से कम कितना देर तक पेशेंट को आना चाहिए। तो सीजर का जो ड्यूरेशन है वो 30 से 90 सेकंड तक होना चाहिए। जैसे कि एक पेशेंट को जैसे कि आप दिए 0.5 सेकंड लगाए, अब वो पेशेंट इस तरह से सीजर देना, टॉनिक क्लोनिक करना स्टार्ट हो गया, तो हम लोग टाइम देखेंगे कि हाँ चलो ठीक है, अब दे रहा अब 20 30 25 40 45 46 47, मतलब 90 तक पहुंचा कि नहीं। अगर 30 से 90 सेकंड तक अगर सीजर्स का ड्यूरेशन है तब देन ओके, हम लोग फिर नहीं देंगे। अगर नहीं अगर रहा 30 से 90 सेकंड तक, तो हम लोग फिर से अगेन क्या करेंगे, ईसीटी हम लोग देंगे। अब सेकंड बात करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ ईसीटी के बारे में कि जो पेशेंट है उसको कितना हम ईसीटी देंगे, ये भी बात है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन में प्रिस्क्रिप्शन आता है कि बीडी देना है, टीडीएस देना है, ओडी देना है, इस तरह से लिखा हुआ रहता है। तो ये ईसीटी जो थेरेपी दिया जाता है वो अल्टरनेटिव डेज दिया जाता है। जैसे आज दिए तो कल नहीं परसों देंगे, फिर परसों दिए तो चौथा रोज नहीं अब पांचवा रोज देंगे। तो इस तरह से अल्टरनेट हम लोग ईसीटी देते हैं। और हमेशा याद रखना है कि ईसीटी हम लोग रेगुलर एक देते हैं, डेली एक ही ईसीटी देते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम कैसे जानेंगे कि ईसीटी कितना के बाद काम करेगा या नहीं करता है। तो ईसीटी अगर आप देते हैं तो मिनिमम 6 देने के बाद से उनमें आपको सुधार देखने को मिल जाते हैं। और हम लोग मैक्सिमम 15 ईसीटी किसी भी पेशेंट में देते हैं। अगर 15 से अगर आप ज्यादा देते हैं तो क्या होगा, जैसे हम लोग मेडिसिन खाते हैं तो रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है। तो इसी तरह से अगर 15 से ज्यादा देंगे तो जो क्या है, न्यूरॉन्स के अंदर रेजिस्टेंस बन जाएगा, जिसके कारण से जो पेशेंट साइकियाट्रिक पेशेंट है वो रिकवर नहीं हो पाएंगे। अब बात करते हैं करंट कैलकुलेशन के बारे में कि कितना करंट देंगे, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं जिसके बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि जो सीजर थ्रेशोल्ड है इसमें कितना होता है, तो 1 सीजर थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 50 होते हैं। कितने होते हैं, 50 होते हैं। यह हमेशा याद रखेगा। मैंने थ्रेशोल्ड के बारे में सीजर्स का जो लेक्चर बनाया हूं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें मैं डीपली से बताया हूं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा टेकअप कर लेता है। तो इसलिए आप प्लीज अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप पीछे का जो सीजर का जो लेक्चर है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसे देखें, उसमें आपको टॉनिक क्लोनिक सीजर्स और थ्रेशोल्ड के बारे में बताया गया। अब बात करते हैं कि अगर बाइलेटरल ईसीटी रहेगा तो हम लोग कितना करंट देंगे। जैसे अगर बोला जाए कि कोई एक पेशेंट है जिसको 60 थ्रेशोल्ड है, कितना है थ्रेशोल्ड उस पर्सन का 60 है, तो बताओ उसमें हम कितना करंट देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे 1.5 इंटू 60। तो इस तरह से करने के बाद क्या होगा, तो हम लोग कितना देंगे 90 वोल्ट हम लोग उनको करंट पास करेंगे। तो इस तरह से निकालते हैं। अगर वही यूनिलैटरल रहेगा तो यूनिलैटरल ईसीटी में हम लोग कितना करते हैं, तो हम लोग 2.5 से और नॉर्मल जो सीजर का जो थ्रेशोल्ड है उससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग इलेक्ट्रिक जो शॉक है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहां तक फ्रेंड्स समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं कि मैंने बताया अभी पैरामीटर्स ऑफ ईसीटी के बारे में कि हम लोग जो करंट देते हैं वो मिनिमम 70 से 130 वोल्ट के बीच में देते हैं, ना इससे ज्यादा और ना 70 से कम देते हैं। अगर एक्यूरेट पूछा जाए तो 110 वोल्ट आप बोल सकते हैं। बात करते हैं, मैंने बताया करंट फ्लो के बारे में कि वह 200 से 1600 मिली एम्पियर दिया जाता है। करंट फ्लो ड्यूरेशन के बारे में मैंने बात किया 0.5 से 1 सेकंड तक ही दिए जाते हैं। बात क्या सीजर ड्यूरेशन के बारे में कि अगर आप किसी को एक बार ईसीटी शॉक देते हैं तो कम से कम 30 से 90 सेकंड तक क्या आना चाहिए, सीजर्स आना चाहिए। फिर मैंने बात किया फ्रीक्वेंसी और नंबर के बारे में, तो मैंने बताया इनको अल्टरनेट और दिया जाता है और मिनिमम 6 और मैक्सिमम 15, इससे ज्यादा नहीं दिया जाता है। अगर 15 से ज्यादा देते हैं तो क्या होता है रेजिस्टेंस कॉज कर जाते हैं। मैंने बात किया ड्रग करंट कैलकुलेशन के बारे में कि इसमें मैंने बताया कि जो सीजर्स का जो थ्रेशोल्ड है वो कितने होते हैं 50 होते हैं। अगर बाइलेटरल ईसीटी का निकालना है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर
यूनिलैटरल ईसीटी निकालना है तो हम लोग 2.5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब फ्रेंड्स बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें मैं बात करूंगा यूनिलैटरल के बारे में भी, बाइलैटरल के बारे में भी, और किस तरह से इलेक्ट्रोड्स को हम सेट करते हैं उन सभी के बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 0.5 से लेकर 1 सेकंड तक हम लोग क्या करते हैं, ईसीटी जो थेरेपी है उसको हम देते, शॉक देते हैं। तो हम, और मैंने उसमें ही बात किया था कि 0.5 जब आप देंगे तो उसमें कम से कम 30 से 90 सेकंड तक सीजर्स आना चाहिए। तो हम किस तरह से सीजर्स को असेस करेंगे, जिसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो सीजर्स को असेस करने के लिए हम लोग 3 मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहला ईसीजी मेथड, जो कि मोस्ट रिलायबल है, ये सबसे एक्यूरेट भी है। तो ये क्या, इसको हम लोग ज्यादातर लोकली नहीं यूज किया जाता है, बिकॉज ईईजी मेथड है, यानी ईसीजी मशीन सभी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं होते। जैसे कि ईसीजी मशीन होता है वो लगभग मोस्टली सभी हॉस्पिटल में उपलब्ध होते हैं, लेकिन इसके जगह पे क्या यूज किया जाता है, बीपी कप्ड मेथड यूज किया जाता है, जो कि मोस्ट कॉमन है। अब फ्रेंड्स यहां पर समझने वाली बात है कि बीपी कप्ड मेथड होता क्या है और कैसे असेस करते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से समझिएगा, ईसीटी जो बीपी कप्ड मेथड है उसमें हम लोग 2 बीपी कप्ड का यूज करते हैं। आपको पता होगा सभी हॉस्पिटल में बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है, बीपी कप जो मरकरी वाला होता है उसमें होते हैं, बीपी कप होते हैं, या फिर जो आप आईसीयू में जो मॉनिटर आता है उसमें भी बीपी कप लगाए हुए रहते हैं। तो 2 कप की जरूरत होता है मेजर करने के लिए, असेस करने के लिए ईसीटी को। तो सबसे पहले क्या है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये मानो जेठालाल, ये क्या है, जेठालाल है, ये जेठालाल का 1 हैंड, ये बी मान ले। तो एक हम लोग क्या किए हैं, यहां पे बीपी कप लगा दिए, ये हम लोग एक यहां पे लगा दिए हैं, जो कि हमें सही याद रखना है कि कैनुला किस साइड में लगा हुआ है। अगर मानो कि कैनुला लेफ्ट में है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में ही क्या करेंगे, जो बीपी मेजर करने के लिए है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, एक कप को हम लोग लगाएंगे। या फिर हम लोग क्या किए, जैसे कि हम लोग इसमें, चलो कैनुला इसमें लगा हुआ है, मानो ये क्या है, सलाइन है, इसी में कैनुला है, इसी में हम लोग एक बीपी कप लगाए हुए हैं जो कि बीपी मेजर करने के लिए लगा हुआ है। अब क्या करेंगे, सेकंड जो आप देख रहे हैं इसमें क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ईसीटी लेने के पहले, याद रखिएगा ईसीटी जो इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी है उसको देने के पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कप को बांध देंगे, बाइंड कर देंगे, और 200 mmHg 200 mmHg तक हम लोग प्रेशराइज पूरा कस देना है, टाइट कर देना है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स है जो हम लोग इसमें देंगे, इस हैंड में हम लोग देंगे, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ईसीटी हम लोग देते हैं। इसको देने के बाद आपको क्या दिखागा कि जैसे कि आप मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स दिए हैं तो आपका जो बॉडी का जो मसल्स है वो आपका क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन जिसमें आप कप बांधे हैं, 200 mmHg पे कप बांधे हैं, तो क्या होगा, अब ब्लड है जो यहां से नीचे की ओर नहीं आ पाएगा। तो जब ब्लड नहीं आ पाया तो जो मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स जो आप दिए हैं वो आपके बॉडी के इस बाजू के नीचे में आपका नहीं गया। तो यानी अब क्या होगा कि अगर आप जब ईसीटी देंगे तो बाकी का अदर पार्ट क्या रहेगा, रिलैक्स्ड रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, ड्रग्स पूरे में दिया हुआ है, तो वहां पे एक्शन दिखेगा मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स, यानी मसल्स को रिलैक्स कर देगा। बट इस पार्ट में क्या हुआ है, जो मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स है वो नहीं पहुंचा। तो जब ईसीटी देंगे तो क्या होगा, ये जो हैंड है वो इस तरह से पूरा करना स्टार्ट कर देगा, टोनिक क्लोनिक। तो हम देने मेजर करेंगे, चलो ठीक है 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50। देन हम लोग देखेंगे कि अच्छा 30 to 90 में आप कितना देर पे जाके रुका, तो देन देखेंगे कि हाँ इतना है, ये 40 पे जाकर रुका, या फिर 60 सेकंड तक टोनिक क्लोनिक सीजर था। तो इस तरह से हम लोग असेस करते हैं। मैं एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जो बीपी कप्ड मेथड है जिसमें हम लोग 2 कप का यूज करते हैं, एक जिसमें कैनुला लगा हुआ है उसमें एक को बीपी कप लगाते हैं ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, बीपी को मेजर कर सकते हैं। सेकंड में हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरह से इसको, या फिर मैं एक बात बता दूं कि जिसमें कैनुला लगा हुआ रहता है उसमें क्या होता है, बीपी एक्यूरेट नहीं आते हैं। तो हम लोग जानते हैं हमारे में क्या है, 4 लिम्स हैं,
आप कहीं पर से भी आप क्या कर सकते हैं, बीपी आप ले सकते हैं। तो चलो ठीक है, इसको छोड़ दिया, पैर से हम लोग क्या करेंगे, बीपी मेजर कर लेंगे। लेकिन इस हैंड में क्या किए हैं, फुल्ली तरह से टाइट कर दिए, 200 mmHg दे दिए हैं, जिससे क्या होगा, अब ये पूरे ब्लॉक हो गया। अब ऊपर से ब्लड है जो नीचे की ओर आ ही नहीं रहा। देन हम लोग क्या किया, मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स था जो हम लोग इनहेल कर दिए। तो मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स इनहेल करने के बाद क्या हुआ, हमारे पूरे बॉडी है वो रिलैक्स कर गया, बस इतना पार्ट छोड़ के, क्योंकि यहां पे बीपी कप लगा हुआ है जिसके कारण ब्लड नीचे की ओर फ्लो नहीं कर रहा। देन हम लोग जब ईसीटी जब देंगे तो क्या होगा, पूरे बॉडी में जो रहेगा वो पूरे रिलैक्स रहेंगे, लेकिन जो ये इतना ही पार्ट रहेगा वो पूरा इस तरह से टॉनिक क्लोनिक करते हुए रहेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग असेस करते हैं बाय द बीपी कप मेथड के द्वारा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली वीडियो भी आपको अपलोड करके मैं बताऊंगी। अब बात करते हैं आई ब्लिंक रिफ्लेक्स, इसको हम लोग लेट रिलीवर बहुत कम यूज करते हैं। अब बात करते हैं यहां पे टाइप्स ऑफ ईसीटी के बारे में कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहां पे दो टाइप्स के ईसीटी होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या हुआ, जैसे कि कोई पेशेंट आया, अब बोल रहा है, हम पूछे इसका क्या हुआ, तो बोला यार पगला गया। तो हम लोग क्या क्या बोले, अच्छा ठीक है चारों तरफ से पकड़ो, इधर बांधो और क्या क्या डायरेक्ट हम लोग थेरेपी देना, ईसीटी कंजर्वेटिव थेरेपी देना स्टार्ट कर दिया। जिसके कारण से क्या हुआ, उसके बॉडी नहीं सह पाया और उसमें जनरलाइज्ड सीजर के कारण से उसको फ्रैक्चर हो गया या फिर टिथ है वो डिसलोकेट हो गया। तो बहुत ज्यादा इसके इंजर्ड होने के कारण से इस चीज को यूज करना बंद कर दिया गया, डायरेक्ट ईसीटी। तो इसमें जो मेन कॉम्प्लिकेशन देखने को आया वो आपका आया फ्रैक्चर, टिथ डिसलोकेशन। यानी सिंपल से आप बोल सकते हैं कि डायरेक्ट ईसीटी है, इसमें कोई भी प्रकार का मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स या फिर एनेस्थेसिया वगैरह यूज नहीं करते। इन दिस टेक्निक एनेस्थेसिया एजेंट एंड मसल रिलैक्सेंट आर नॉट यूज्ड। द जनरलाइज्ड सीजर प्रोड्यूस कैन रिजल्ट इन फ्रैक्चर एंड टिथ डिसलोकेशन। These techniques are rarely used. ये कॉम्प्लिकेशन होने के कारण से या रेयरली यूज होने लगा। अब मैं सेकंड बात करता हूं इनडायरेक्ट ईसीटी के बारे में। इनडायरेक्ट ईसीटी में मसल रिलैक्सेंट ड्रग्स दिया गया, एनेस्थेसिया का यूज किया गया, जिसके कारण से जो पर्सन है उसके मसल्स क्या हो गए, रिलैक्स हो गए। तो जिसके कारण से ना उनका बोन टूटा, ना टिथ डिसलोकेट हुआ, तो इसके कारण से यह ज्यादातर यूज होने लगा। बट इसमें भी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलने लगा, जिसको हम लोग रेट्रोग्रेड एमनेसिया बोलते हैं और कंफ्यूजन। ये दो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिला। देखो फ्रेंड्स, अगर यहां पर पूछा जाए कि बताओ डायरेक्ट ईसीटी में क्या कॉम्प्लिकेशन ज्यादा देखने को मिलता है, तो क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर। और जब यहां पर पूछा जाएगा इनडायरेक्ट में ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, तो आपका क्या हो जाएगा, रेट्रोग्रेड एमनेसिया या फिर कंफ्यूजन। लेकिन यहां पे थर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईसीटी में मेन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है, तो उसमें क्या होगा, तो जो ज्यादातर यूज होता है उसी को तो हम काउंट करेंगे। तो सबसे ज्यादा क्या यूज हो रहा है, इनडायरेक्ट ईसीटी हो रहा है। यानी अगर ईसीटी सिर्फ बोल रहा है, टाइप्स नहीं बता रहा है और उसका कॉम्प्लिकेशन पूछेगा, तो हम लोग रेट्रोग्रेड एमनेसिया या फिर कंफ्यूजन को ही टिक करेंगे। तो कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, कमेंट करके भी जरूर बताएं। और चलिए अब हम बात करते हैं कहां-कहां इसका इंडिकेशन ऑफ ईसीटी का यूज कहां-कहां करते हैं और किस तरह से इलेक्ट्रोड को सेट करते हैं, उन सभी के बारे में बात करते हैं।